वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 8वीं विषय विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का हम आपका पेपर करने वाले हैं, जो आज आपका 19 दिसंबर को होने वाला है। उसका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करवाने वाले हैं, तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। साथ ही मैं आपको बता दें कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल जाएगी। चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय विज्ञान कक्षा 8वीं का हम पेपर करने वाले हैं। पूर्णांक आपका 60 अंक का होने वाला है। समय आपको 2.5 घंटे का मिलने वाला है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला प्रश्न आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक, जिनके लिए निर्देश दे रखे हैं कि सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है आपका, यीस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। तो ए ऑप्शन है आपका चीनी, बी ऑप्शन है आपका एल्कोहल, सी ऑप्शन है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और डी ऑप्शन है आपका ऑक्सीजन। तो प्रश्न क्रमांक 1 का आपका सही उत्तर क्या जाएगा? बी ऑप्शन, यानी कि एल्कोहल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 है आपका, निम्न पदार्थों में से सबसे पहले कौन जलेगा, ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन है आपका पेट्रोल, बी ऑप्शन है आपका लकड़ी, सी ऑप्शन है आपका लोहे की छड़ और डी ऑप्शन है आपका गत्ता। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर क्या जाएगा? ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, पेट्रोल। ठीक है, ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 है आपका, मैग्नीशियम का रिबन फीता वायु में जलने पर क्या उत्पन्न करता है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 3 का आपका सही उत्तर क्या जाएगा? प्रश्न क्रमांक 3 का आपका सही उत्तर आएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 है आपका, पौधों और जंतुओं की वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है वह है। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा? ए ऑप्शन, यानी कि विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5। लैंगिक जो प्रजनन होता है उसमें कौन कौन भाग लेता है। तो ए ऑप्शन है आपका 2 नर जंतु, बी ऑप्शन है आपका 1 नर व 1 मादा जंतु, सी ऑप्शन है 2 मादा जंतु और डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 5 में आपका सही उत्तर क्या जाएगा? बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, 1 नर व 1 मादा जंतु। ठीक है, बी ऑप्शन। तो इस प्रकार से आपके जो प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक जो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10 तक, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है आपका, काष्ठ कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और रिक्त स्थान उत्पन्न करता है। तो काष्ठ कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा उत्पन्न करता है। ठीक है, ऊष्मा ये उत्पन्न करता है, हीट उत्पन्न करता है, तो ऊष्मा आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 7वां है आपका, जिन पदार्थों का जलन ताप रिक्त स्थान होता है और जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर आने वाला है बहुत कम। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं उन्हें ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा? बहुत कम। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 8वां। कागज बचाने का अर्थ रिक्त स्थान को बचाना है। तो कागज बचाने का अर्थ है पौधों को बचाना। ठीक है, किसको बचाना? पौधों को बचाना। तो पौधों को बचाना इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, पौधों को। ठीक है, पौधों को। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 है आपका, वह निषेचन जो माता के शरीर के अंदर होता है रिक्त स्थान निषेचन कहलाता है। तो वह निषेचन जो माता के शरीर के अंदर होता है उसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक निषेचन। ठीक है, आंतरिक निषेचन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 10वां। लड़कियों में मासिक धर्म चक्र की शुरुआत रिक्त स्थान कहलाती है। तो लड़कियों में मासिक धर्म चक्र की शुरुआत मेनार्चे कहलाती है। क्या कहलाती है? मेनार्चे। ठीक है, मेनार्चे आपको इस क्वेश्चन का सही उत्तर लिखना है। तो इस प्रकार से आपके
जो रिक्त स्थान पूछे गए हैं प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10 तक वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक आते हैं आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न। इनके लिए आपका निर्देश दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न 11वां है आपका, शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 12वां। प्रश्न 12वां है आपका, अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण किसे हम काला सोना कहते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 12वां। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13वां। तो प्रश्न क्रमांक 13वां आपसे पूछा गया है, कोयले के प्रक्रमण द्वारा 3 उपयोगी उत्पाद के नाम बताइए। ठीक है, ये आपका प्रश्न क्रमांक 13वां हो जाएगा। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 14वां, किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 14 में आपको क्या लिखना है, किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखना है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 15वां, मरुस्थलीकरण कब होता है, ये आपको बताना है। ये आपका प्रश्न क्रमांक 15वां हो जाएगा। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 16वां, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 16वां हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके जो प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए इनके आंसर अपन देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक जो 11वां है उसका उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। टीकाकरण क्यों आवश्यक है, तो बच्चों के शरीर में रोग प्रतिरक्षण हेतु टीके लगाए जाते हैं जिससे बच्चों के शरीर की रोग से लड़ने की क्षमता या शक्ति बढ़ती है। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 11वें का उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको लिखना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। प्रश्न क्रमांक 12वां है आपका, काला सोना किसे कहते हैं। तो काला सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, पेट्रोलियम को। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसमें कोयला लगा देते हैं। तो प्यारे बच्चों, कोयले को हम काला सोना नहीं कहते, कोयले को हम काला हीरा कहते हैं। पेट्रोलियम को ही काला सोना कहा जाता है, तो पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 12वें का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 13वां। तो प्रश्न क्रमांक 13वें का जो उत्तर है वो आपकी स्क्रीन पर है। कोयले के प्रक्रमण से प्राप्त होने वाले 3 उपयोगी उत्पाद ये हैं। पहला हो जाएगा आपका कोक, दूसरा हो जाएगा कोल टार और तीसरा हो जाएगा कोल गैस। ठीक है, तो ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर आ जाएगा प्रश्न क्रमांक 13वें का। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14वें का उत्तर। भारत के 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम आपको बताना था। तो पहला हो जाएगा आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा हो जाएगा आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 15 आपसे पूछा गया था, मरुस्थलीकरण कब होता है। तो ये आपका दे रखा है इसको उत्तर। मरुस्थलीकरण तब होता है जब उपजाऊ जमीन रेगिस्तान या अर्ध शुष्क क्षेत्र में बदल जाती है। यह 2 कारणों से हो सकता है। पहला है आपका प्राकृतिक कारण और दूसरा है आपका मानवीय कारण। ठीक है, तो इन दोनों को आप लिख सकते हैं, दोनों कारण भी दे रखे हैं। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका कंप्लीट उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। आमतौर पर मनुष्य के शरीर में हर कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, यानी कि कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र कोशिकाओं के केंद्रक में पाए जाने वाले धागे जैसी संरचना होती है। इसमें डीएनए होता है और ये आनुवांशिक निर्देशों को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ले जाते हैं। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न आपके प्रश्न क्रमांक 17 से प्रश्न क्रमांक 22 तक आते हैं। तो इनको अपन देख लेते हैं। इनका निर्देश दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो प्रश्न 17 आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न 17 हो जाएगा आपका, एक किसान अपनी भरपूर व अच्छी फसल काटने के बाद उसे भंडारण से पूर्व सुखाना भूल गया, तो उसे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, ये आपको बताना है प्रश्न क्रमांक 17 में। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18वां। रसोई गैस को जलाने पर कोई आवाज़ नहीं होती, लेकिन पटाखों के जलाने पर तेज आवाज़ होती है, ऐसा क्यों होता है, स्पष्ट कीजिए। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 19वां। एक प्रयोग में 405 kg ईंधन का पूर्णतया दहन किया गया, जिससे ये आपकी ऊष्मा दे रखी है किलो जूल में, इतनी ऊष्मा उत्पन्न होती है।
तो ईंधन का ऊष्मीय मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये आपका सूत्र से होगा। मैं इसको अब इसका जो आंसर है अभी आपको बताने वाला हूँ। प्रश्न क्रमांक जो 20वां है आपका, आपकी स्क्रीन पर है। मुर्गी और मेंढक दोनों ही अंडे देते हैं, लेकिन दोनों में ही निषेचन की क्रिया अलग अलग प्रकार से होती है, क्यों? ये आपको बताना है। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 21वां। निम्न में से जरायुज जंतु और अंडप्रजक जंतुओं को विभाजित करके आपको लिखना है। बहुत सारे जंतुओं के नाम आपके दे रखे हैं, मानव, मुर्गी, सांप, बिल्ली, कुत्ता, ये आपके दे रखे हैं। तो इनको आपको अलग अलग करके लिखना है, कौन से जरायुज जंतु होंगे और कौन से अंडप्रजक जंतु होंगे, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 22वां आता है आपका, वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं समझाइए। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 22वां जाता है। तो इस प्रकार से जो आपके लघुत्तरीय प्रश्न हैं, यानी कि प्रश्न क्रमांक 17 से प्रश्न क्रमांक 22 तक, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए इनके अपन आंसर देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। अगर कोई किसान अपनी फसल को भंडारण से पहले सुखाना भूल जाता है तो उसे कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि फसल में नमी रहने की वजह से सड़न, फफूंद और दाग धब्बे लग जाते हैं। दूसरा है आपका, अनाज में कीड़े, चूहे, सूक्ष्मजीव लग सकते हैं। तीसरा है आपका, फसल बर्बाद हो सकती है। और चौथा है आपका, फसल को बेचने लायक नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर हो जाएगा। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर। रसोई गैस को जलाने पर आवाज़ नहीं होती है, लेकिन पटाखे जलाने पर तेज आवाज़ होती है, क्योंकि पटाखों में मौजूद केमिकल रासायनिक अभिक्रिया के जरिए अचानक बड़ी मात्रा में गैस बनाते हैं, जिससे आवाज़ होती है। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अच्छी तरह से इसको याद कर सकते हैं आप। प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर, जो आपको सोल्व करके बताना था। सूत्र का आपको इस्तेमाल करना है, ऊष्मीय मान बराबर कुल उत्पन्न ऊष्मा अपॉन ईंधन का द्रव्यमान, ठीक है। तो ये उत्पन्न ऊष्मा दे रखी है, ये द्रव्यमान दे रखा है, इससे अपन भाग लगाएंगे इसमें। तो आपका जो राइट आंसर है वो 444.44 kg अपॉन kg, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर ये हो जाएगा। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर। मुर्गी और मेंढक दोनों ही अंडे देते हैं, लेकिन इसमें निषेचन की प्रक्रिया अलग अलग होती है, क्योंकि मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है जबकि मेंढक में बाहरी निषेचन होता है, ठीक है। दोनों को आपको अलग अलग करके लिखना है, किस प्रकार से होता है ये कंप्लीट मैंने आपको बता भी रखा है। तो प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर ये हो जाएगा। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर। जरायुज जीव और जो अंडप्रजक जंतु हैं उनको आपको अलग अलग करके लिखना था। तो जरायुज में कौन कौन से आ जाएंगे, गाय आ जाएगी, बिल्ली आ जाएगी, कुत्ता आ जाएगा। जबकि जो अंडप्रजक जंतु है, जैसे कि मेंढक हो जाएगी आपकी, छिपकली हो जाएगी, तितली हो जाएगी, क्योंकि ये अंडे देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर ये हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 22 आपसे पूछा गया था, वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं। तो उसका उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं हम, इसकी परिभाषा और कंप्लीट ये जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न क्रमांक 22वां। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक जो आपके 17 से प्रश्न क्रमांक 22 तक लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब अगला देखते हैं अपन दीर्घोत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपसे प्रश्न क्रमांक 23 से प्रश्न क्रमांक 26 तक पूछे जाएंगे। इनका निर्देश आपका दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 70 से 80 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है, ठीक है। चलिए देखते हैं। प्रश्न 23वां है आपका, गेहूं की फसल उगाने के लिए इन प्रक्रमों का सही प्रक्रम आपको लिखना है, जैसे कि कटाई, गेहूं का भंडारण, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, खाद एवं उर्वरक देना, बुआई, मिट्टी तैयार करना। तो इनको आपको जमा के लिखना है सही ढंग से, कि सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। इस प्रकार से आपको क्रम में जमा के इनको लिखना है। प्रश्न 24वां है आपका, निम्नलिखित को हितैषी और हानिकारक सूक्ष्म जीवों में वर्गीकृत कीजिए। ये आपके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, यीस्ट हो जाएगा, मलेरिया, परजेवी, लैक्टोबैसिलस, रोटी की फफूंद और राइजोबियम। तो इनको आपको अलग अलग करके लिखना है, हितैषी और हानिकारक सूक्ष्म जीवों में। प्रश्न 25वां है आपका, संतति का लिंग निर्धारण कैसे होता है, विस्तार से आपको समझाना है। और प्रश्न 26वां है आपका, पहाड़ों पर वायुदाब कम क्यों होता है, कारण सहित लिखिए। तो ये आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न हो जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 23 से प्रश्न क्रमांक 26 तक इनके उत्तर अपन देख लेते हैं। तो देखिए प्रश्न क्रमांक जो 23 का उत्तर है वो आपकी स्क्रीन पर है। आपको बस पॉइंट पॉइंट लिखना है, पूरे एक्सप्लेन नहीं करना है। सबसे पहले क्या करेंगे आप, मिट्टी तैयार करना है आपको। जिसके बाद क्या करेंगे, जिसके बाद आ जाएगा आपका दूसरे नंबर पर बुआई। तीसरे नंबर पर आ जाएगा आपका सिंचाई, यानी कि पानी निकालना। चौथे नंबर पर हो जाएगा आपका खरपतवार से सुरक्षा, जो आपके खेत में चारा वगैरह उगता है उससे सुरक्षा करना।
5वां होता है आपका खाद एवं उर्वरक देना, छठा है आपका कटाई और 7वां है आपका गेहूं का भंडारण। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। तो प्रश्न क्रमांक जो आपका 23 का उत्तर ये हो जाएगा। बस आपको पॉइंट पॉइंट लिखना है, आगे का वर्णन नहीं करना है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर ये हो जाएगा। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 24 का उत्तर, हितैषी सूक्ष्म जीव में आपके कौन कौन से आ जाएंगे। इसमें भी आपको नाम नाम लिखना है केवल, जैसे कि यीस्ट हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस हो जाएगा, राइजोबियम हो जाएगा, ये आपके हितैषी सूक्ष्म जीव के अंतर आ जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 24 का उत्तर ये हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आपके हानिकारक सूक्ष्म जीव में क्या क्या जाएंगे, मलेरिया आ जाएगा, रोटी की फफूंद आ जाएगी, अन्य परजीवी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 24 का उत्तर ये हो जाता है। ठीक है, हितैषी सूक्ष्म जीव और हानिकारक सूक्ष्म जीव। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 25 का उत्तर, संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है। तो पूरा समझा के आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 25 का उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 25 का उत्तर ये हो जाएगा। 26वां और जो अंतिम प्रश्न था आपका, पहाड़ों पर जाने से वायुदाब कम क्यों हो जाता है। तो उसका कारण दे रखा है। पहाड़ों पर वायुदाब कम होने के कुछ कारण लिखे हैं, जैसे कि पृथ्वी से दूर स्थित अणुओं का भार कम होता है, अधिक ऊंचाई पर हवा के अणु कम होते हैं और इसलिए उनके बीच औसत दूरी अधिक होती है। तीसरा है आपका दबाव और तापमान एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/T के। और अगला है आपका, जैसे जैसे दाब कम होता है तो वायु के अणु आगे फैल जाते हैं, अर्थात वायु फैलती है और तापमान कम हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 26 का उत्तर ये हो जाएगा। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट हो गए हैं, प्रश्न क्रमांक 23 से प्रश्न क्रमांक 26 तक। और इस प्रकार से आपका कंप्लीट पेपर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 26 तक मैंने कंप्लीट आपको पेपर का सॉल्यूशन बता दिया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही में हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए। बेहतरीन तैयारी इस यूट्यूब चैनल पे आपको कराई जाती है, ताकि आप 60/60 परीक्षा में स्कोर कर पाएँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।